मुतअद्दिद ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर एक डेफिनेटिव राय आना ज़रूरी है। इसकी अहमियत इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जब से इलेक्शन हुआ है सियासी इस्तेकाम तो दूर की बात, नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं, नए नए बॉम्बशेल्स सामने आ जाते हैं। रिसेंटली जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया वो 6 जजेस का ख़त था जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। उसकी अहमियत क्या थी वो तो सबको पता है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी अहम मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब वज़ीर आज़म के दरमियान। उस मुलाकात का एलामिया भी सामने आ गया, लेकिन उस मुलाकात के अंदर पॉसिबली क्या ट्रांसपायर किया गया और क्या कुछ सामने आया ये बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर हम ये कहें कि जूतियों में दाल बट रही है, कोई एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है। कोई एक कहता है कि वफाक से राब्ता खत्म कर दो, दूसरा कहता है नहीं हिदायत के लिए इमरान खान काफ़ी हैं, बाकी सब जहमत ना करें। कोई एक कहता है कि निकल आए और तहरीक चला दे, तो दूसरा कहता है कि भाई ये कौन है जो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में हो रहा है। कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को यानी चीफ जस्टिस को टाउट कहकर बुलाता है, कोई ये कहता है नहीं ये नहायत गैर मुनासिब रवैया है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत जो कि अपने हनीमून पीरियड के अंदर है, कुछ ऐसे फैसले कर रही है या कर चुकी है जिनसे तमाम लोगों शशदर भी हैं और हैरान भी कि हो क्या रहा है। CCI की कॉम्पोजिशन सामने आती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पाकिस्तान की वफाकी काबीना के अंदर से प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो किसी को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वजारत ख़जाना का निकल जाना यानी वजारत ख़जाना के जो इस वक्त कलमदान रखे हुए वज़ीर हैं उनका उसमें से निकल जाना और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसाक डार का उसके अंदर शामिल होना, ये भी बहुत से सवालात को जन्म देता है। और जहन में यही आता है कि भाई अगर ये हुआ तो किसके कहने पर हुआ, किसकी ख्वाहिश पर हुआ। ये तमाम मामला डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अगर इस हवाले से बात कर ली जाए मंसूर साहब, ये जो 6 जजेस का ख़त है आ गया, सब कुछ हो गया, वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो गई, एलामिया भी हमारे सामने आ गया। आपके नज़दीक ये कमीशन बनाने की बात, क्योंकि अगर उस एलामिया को देखा जाए तो उसके अंदर लिखा गया है कि मेजॉरिटी जो थी फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर मौजूद फुल कोर्ट के अंदर मौजूद चीफ जस्टिस साहब के साथ जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनका फैसला था कि वज़ीर आज़म से रब्ता किया जाए। फिर उस मीटिंग के अंदर ये बात सामने आई कि ये एक यकरुकनी कमीशन बनाया जाए। जो तासुर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब दे रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून, उससे तो लगता है कि ये इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के अंडर एक कमीशन बनने की जो तजवीज़ है ये अदलिया की जानिब से आई। अब आपको क्या लगता है ये मिट्टी पाव प्रोग्राम है या कुछ निकलेगा भी इससे? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं इसको बड़ा एक सिंप्लीफाई करके इस मामले को सारा देखना चाहूँगा। वो ये है कि जब 6 जजेस ने वो ख़त लिखा था और इस ख़त को रवाना किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो जाहिर बात है फिर उसके बाद उन्होंने एक हायर अथॉरिटी को जो है वो इसका इंचार्ज बना दिया था कि जनाब आप इसका फैसला करें, आपने जो भी करना है। और वो चीफ जस्टिस की जानिब जो है वो ये ख़त गया था। चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में बिल्कुल सही इकदाम उठाया कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और उसके बाद जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ मिलकर जो भी लाएमल तय हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके बाद अल्टीमेटली एक कमीशन हमने देखा है। सो आई थिंक चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में, मैं इसको देखता हूं कि एक सही कदम उठाया है। अगर इससे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस या फुल कोर्ट अगर मुतमईन होता है तो आई थिंक दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राना साहब, आप बखूबी जानते हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, उनका अंदाज़े हुक्मरानी भी आप समझते हैं। मुझे ये फरमाइएगा, आपके नज़दीक जब उस एलामिया में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म ने भी अश्योर किया कि वो भी डायरेक्टिव्स देंगे कि कोई एक दूसरे की हदूद के अंदर कोई ट्रांसग्रेस ना करे, साथ ही साथ फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो गाइडलाइंस थी पैरा 53 के अंदर, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के उस एलामिया में लिखा है कि अमल दरामद किया जाए, लेजिस्लेशन की जाए। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को आप हम सबसे बेहतर जानते हैं, आपके नज़दीक वो ये कर पाएंगे कि भाई ठीक है मुसवदा लाएं, कानून भी बनाएं ताकि पता चले कि ISI का मैंडेट क्या है, ये भी कानून साजी हो जाए, साथ ही साथ वज़ीर आज़म डायरेक्टिव भी इशू करें कि भाई हदूद से तजावुज़ ना किया जाए। नोइंग शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, आपका क्या ख्याल है, ये सब आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? असल बात है कि सब लोग अपने अपने दायरे में रह के काम करें। अगर ये बात तय हो जाए किसी भी तरीके से, देखें कानून में लिख देने से, आइन में कर देने से क्या सब चीज़ें हो जाती हैं? नहीं होती। आइन में 90 दिन के इलेक्शन लिखे हुए थे, नहीं हुए। और जिनकी तरफ सारे इशारे जा रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब की तरफ,
और आज एक जज बैठे हुए हैं जिन्होंने उस फैसले को 27 सफ़े को तहरीर किया था, जनाब मुनीब अख्तर साहब। वो क्या फैसला था, आपने और हमने पढ़ा ना, वो 27 सफ़े का वो फैसला था। ये देखें ना, अगर आप आइन किसी एक जमात के हक में रीराइट कर सकते हैं तो फिर आगे चल के आपको बहुत कुछ कर देना चाहिए था, फैसले में सजाएं देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। और 10 मई का जो खत है, आपको पता है कि वो उमर अता बंदयाल साहब को मिले, एजाजुल एहसन साहब को मिले और उस जज को मिले जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनको जीरो किया हुआ था। मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल एहसन साहब और उमर अता बंदयाल साहब, यही लोग फैसले करने वाले होते थे ज़्यादातर। एजाजुल एहसन हो गए, सारे लोग, साकिब निसार के साथ भी यही लोग काम कर रहे थे। तो आपको और हमें पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसे अंडर द कारपेट रखा, एक लफ्ज़ नहीं लिखा, तो ये जजेस जिनके बारे में है कि ये कहीं मिले भी थे और कुछ तय भी कर लिया था, और अब इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नंबर 1 कानूनी तौर पे ये जो सब चीज़ों को जानते हैं, और इनमें एक वो जज हैं जिन्होंने 2 दफ़ा वज़ीर आज़म को बुला के अपनी तसल्ली और तशफ़ी की। मैं जनाब मोहसिन अख्तर साहब की बात, जी मुझे पता है, आपको पता है, डीजी रेंजर्स को बुलाया, और जब डीजी रेंजर्स की जगह कर्नल साहब आए तो इन्होंने कहा सर कैसे हैं आप, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बात कर रहा। ये कोर्ट में हुआ था, और जब ये हुआ था तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लिखना। फिर कोर्ट रिपोर्टर्स ने 2 नंबर अदालत की जज लिखना शुरू कर दिया था इनका नाम लिखने की बजाय। ये सब तक गुस्से में चले गए थे, अपने ही जो कोर्ट के अंदर रिपोर्टर्स उसको कवर करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये खत लिखने की और एक कन्वेंशन में तकरीरें करने की तजवीज़ कहाँ से आई, किसने इसको उठाया? ये सारी चीज़ें फिर मिलाई जाती है ना। अगर आप माजी में भी मिलाते हैं तो माजी में भी एजेंसीज के एहलकारों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने और बैठने से मना किया गया था, आपको याद है ना इस बात का। और खान साहब कहते हैं मैं तो पार्लियामेंट भी एजेंसियों के कहने से चलवाता था और मैं कानून साजी भी उनके जरिए कराता था। तो रास्ते सब लोगों ने एक दूसरे के बंद किए और एक दूसरे के लिए खोले। मतलब ये प्रैक्टिस तो पुरानी है ना, बातचीत होने चली है। अगर मैं ये मतलब ये प्रैक्टिस पुरानी है, लेकिन अब जो जजों ने काम किया है और ये फुल कोर्ट का फैसला है। जैसे जब हम कहते हैं ना, आप खासतौर पे समझते हैं इस बात को, 7 का बेंच और 4-3 का फैसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कराता है। वो 4-3 बहस में तो आता है, हम बहुत केसेस में करते हैं, लेकिन फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब अगर इसमें 3 या 4 जजों ने कहा है कि हाजिर सर्विस जज हों फुल कोर्ट में से, और बाकी सब ने ये फैसला किया, मेजोरिटी ने, कि ये कमीशन बनाया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। और उसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको इसका अगर इस तरह देखें, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं जी, अगर इसको इस तरह देखें, मैं सिर्फ ये सामने इसलिए रखना चाहूँगा, पहले आपके फिर मंसूर अली खान साहब के, कि हामिद खान साहब वो सीनियर वकील हैं, हमारे तो उस्ताद हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें उसकी एक डिफरेंट जहत है। वो क्या फरमा रहे हैं, ये कमीशन बनाने का फैसला इसलिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बचाया जाए। राणा साहब, ये मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल तासुर है, ये मिट्टी पाव प्रोग्राम है, कुछ निकलना नुकलना कुछ भी नहीं है इससे। ये क्या है, ये किसको कहते हैं, पागल बना रहे हैं वकला। अभी जिस पार्टी से ये अभी सेनेटर का ओथ नहीं लिया, उनकी मीडिया टीम के सुर्खेल इनके बारे में क्या लिख रहे हैं कि ये टाउट हैं इफ्तिखार उसके जस्टिस काजी फायज ईसा के। इनके वकला आमिर फारूक को टाउट कह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हम इनके कहने पे चलें, अगर आपको कुछ चलना है और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर रही है, इनके कहने पे चलें, काजी फायज ईसा को सबसे ज्यादा गालियां कौन देगा, मुझे बता दें, मुझे और मंसूर साहब को आप बता दें कि कौन गालियां देगा अगर वो उस कमीशन। नहीं, बट एक बात है, तब भी यही कहेंगे कि ये एजेंसियों को नहीं, बट बात ये है, कोई भी नहीं छोड़ता कोई नहीं, बट मंसूर साहब बात यह है कि राणा साहब ने बात का आगाज किया कि हर एक को दायरे में रहना चाहिए। मसला ये है कि वो दायरा मेरे मंसूर अली खान के लिए, आमिर इलियास राना के लिए तो बहसियत हम पाकिस्तानी, हमारे लिए दायरे हैं, शायद किसी और 1-2 इदारों के लिए भी हो। कोई एक दायरा ऐसा है उसकी समझ नहीं आती, वो जितना बड़ा होता जाता है हमें उसका पता भी नहीं चलता। बाद में वो कहते हैं नहीं जी ये भी हमारा दायरा है, आपको नहीं पता ये भी हमारा दायरा है। तो मसला ये है कि दायरे की जो तयन है कि कितना दायरा किसका बड़ा है और कितना किसकी डोमेन है, इसके बारे में क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुतय्यन कर पाएंगे कि नहीं भाई मैंने रीडिफाइन कर दिए सारों के दायरे और भाई इससे बाहर नहीं निकलना। मंजूर साहब, देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले बात तो ये कि आपको ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शहबाज शरीफ साहब को अपने दायरे का पता है कि मैंने किस दायरे तक जाना है। वो उस दायरे से बाहर निकलने का कभी सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए ये दायरों की लड़ाई जो है वो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और विद शहबाज शरीफ साहब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो कभी अपने दायरे से बाहर निकलेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, मैं बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूंगा इस बात से कि जनाब ये इन लोगों के कैरेक्टर क्या हैं, एतजाज एहसन या हामिद खान साहब की अभी इलियास भाई बात कर रहे थे। अब मैं बिलीव करता हूं इस बात के कि रादर देन के किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करने के बजाय ये देखा जाए कि वो क्या कह रहा है, उसकी बात में वजन कितना है।
यहाँ पे माजी में बहुत से लोगों ने बहुत सी गलतियां की हुई हैं और वो तमाम तबका फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, सियासतदान हो, वकला हो, सहाफ़ी हो, सब ने अपने अपने हिस्से की गलतियां की हुई हैं। सो रादर देन दैट उसके ऊपर हमें मेरे ख्याल में फोकस ये करना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। अब हामिद खान साहब का, हाँ आई एग्री, एक इशू ये है कि हामिद खान साहब सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि हामिद खान साहब जो हैं एक पाकिस्तान की सियासी जमात के रहनुमा भी हैं। सो जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि अब ये एक सियासतदान के तौर पे बात करें या एक वकील के तौर पे बात करें। चौथी बात यह है कि हामिद खान साहब ये फरमाते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए था, रिटायर्ड जज की सरबराही में नहीं बनना चाहिए था। और साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि जनाब ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो है वो एक कवर देने की कोशिश है, उनको बचाने की कोशिश है। तो ये किया तो सब कुछ चीफ जस्टिस नहीं है। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर हुकूमत के साथ मिलके एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया तो बनाया तो चीफ जस्टिस नहीं है। तो अगर तो आपको चीफ जस्टिस पे वैसी अदम एतमाद हो चुका है, जो कि एक्चुअली आपकी जमात कह भी चुकी है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी है कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस्तीफे दे देने चाहिए, तो फिर आप ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? आपके इस मुतालबे के अंदर मेरी नजर में वजन कम हो जाता है, क्योंकि आपने तो पहले ही उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो इर्रिस्पेक्टिव क्या वो कोई भी कदम उठाएं, चाहे वो खुद उस कमीशन की सरबराही करें या किसी रिटायर्ड जज को दें, आपने तो अदम एतमाद ही करना है, आपने उनकी बात नहीं माननी है। आपको लगेगा कि वो कोई भी फैसला दें आप नहीं मानेंगे। सो आई थिंक मेरे ख्याल में ये जो बुनियाद दे रहे हैं या ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं हामिद खान साहब, मुझे ये जरा थोड़ा सा वीक लगता है। अच्छा, जरा अगर इस पे आ जाए मंसूर साहब, अब ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अब देखा जाए तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना, हम सबको पता है इसके अंदर क्या होता है। हाँ, आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन एग्जैक्टली किस किस पोर्टफोलियो का बंदा जाएगा, ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और वज़ीर आज़म ही बताते हैं कि जी वो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के। लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें डिसाइड होती हैं एसेंशली, आपको पता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, कोई बिजली का टैरिफ डिस्कस हो रहा है, कोई सूबों के साथ मामला डिस्कस हो रहे हैं, उसमें वज़ीर ख़जाना का निकल जाना और वज़ीर ख़ारजा की एंट्री होना, साबिक वज़ीर ख़जाना यानी जनाब इसहाक डार साहब की, उनकी एंट्री होना, ये डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, किसी ख़ास जगह की डिमांड है या मजबूरी है वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की कि इसहाक डार साहब को इसमें लाया जाए और औरंगज़ेब साहब को, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को निकाला जाए? देखिए मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की ना, मुझे तो कभी कभार उनकी पोजीशन के ऊपर रहम आता है कि एक जगह जो है उन्होंने पिंडी के साथ भी मामला ठीक रखने हैं, एक जगह पे अपने भाई के साथ भी जो है जारी बात है वफा करनी है। अब ये इसहाक डार साहब एंड मैं हो सकता है कि मैं खुद दुआ कर रहा हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसहाक डार साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के उस्मान बुज़दार साबित हों, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब ने मोहब्बत, शफकत और कुर्बत दिखाई थी उस्मान बुज़दार के लिए और एंड तक जो है वो चलते रहे, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहती रही कि जनाब छोड़ दें इनका पीछा, बस करें, चेंज योर हॉर्सेस, नहीं हो रहा, नहीं होगा काम, सही तरह नहीं चल रहा। मैं जब से ये हुकूमत बनी है तब से लेके इसहाक डार साहब के लिए जिस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं कि पहले तो जाहिर बात है द फर्स्ट चॉइस वॉज कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसहाक डार साहब को लगाया जाए, उनकी तो भरपूर कोशिश थी, नहीं हो सका। लेकिन अब आप उनको उन जगहों पर फिट कर रहे हैं, एक अगर वो सर्कल है आप उनको स्क्वायर के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमने हर सूरत जो है इन मामलात के हवाले से, क्योंकि वहां पे सियासी मामलात भी आते हैं, दीगर 3 सूबों के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, आपने वहां पे जाहिर बात है एक ऐसे बंदे को लाके बिठाना है जो सियासी तौर पे भी समझ बूझ रखता हो और माजी में फाइनेंसेस के हवाले से जो है वो आपका राइट हैंड मैन हो, तो आप उनको फिट करने की हर जगह कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये ब्रेकेज पॉइंट बन जाए, ये जो 1 पेज इस वक्त हम देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद नहीं है इस बात के ऊपर। इसहाक डार साहब जो है वो अपनी वजारत के बजाय वजारत खजाना की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस किए हुए हैं। मेरा ख्याल में कहीं ऐसा ना हो कि ये इनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाए आगे चले। वैसे राना साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और उन्होंने पहले भी इत्तेहादी हुकूमत चलाई, वो तासुर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब का एक पेज नहीं है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे जाके बात करते हैं, वो कहते हैं मेरा तो पेज है कोई नहीं, मैं आपके पेज में जम हो गया हूँ। लेकिन मसला ये है कि आपके नज़दीक, अब आप इस मामले में बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, ये इसहाक डार साहब की शमूलियत CCI के अंदर आपके लिए अचंभा है या आपको लगता है क्योंकि ये तासुर कायम हो रहा है कि नहीं जी इस फैसले को बड़े तनकीदी निगाह से देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर पिंडी की जानिब से? राना साहब आप क्या कहेंगे? जो कुछ आप लोग कह रहे हैं उसको दुरुस्त मानते हुए कि शहबाज शरीफ की ये पोजीशन है, शहबाज शरीफ की पोजीशन ये है कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ मौजूद हैं और पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं इसहाक डार पे।
बिल्कुल ठीक है कि औरंगजेब साहब को एक नया वेंचर करने के लिए लाए गए हैं, जो कल वो परसों खुद कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी कह रहे थे कि हम ग्रोथ रेट पर मबनी मईशत की बजाय हम जाएंगे कि नॉन फार्मल सेक्टर्स पे, यानी एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, हम उसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को चलाना चाहेंगे। एक अच्छा है, एक नया तजर्बा हो जाए। इस 75 साल में हमने तजर्बे किए हैं ना, कुछ सीखा तो है नहीं, सिखाया है नहीं। हाँ। एक के बाद नई गलती करने की बजाय पुरानी दोहराते रहे, चलें इस दफ़ा नया तजर्बा कर दे। ना तो इसहाक डार पहले दिन से वज़ीर ख़जाना थे, वो बने थे जब एटमी धमाके हुए, सरताज अजीज़ ने उनकी मुखालफत की थी, उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बन गए और अब ये भी वज़ीर ख़ारजा बन गए। उनका पॉलिटिकली तजर्बा पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ डील करने का पीएमएलएन की तरफ से ठीक ठाक किस्म का है, धरनों का भी और दूसरा भी। और सीसीआई जो है वो मईशत का सिर्फ फैसला नहीं, वहां सियासत ही हो रही होती है कि सुबह को ऑन बोर्ड लाना होता है। मेरे ख्याल में औरंगजेब साहब को आप शामिल भी कर लें इजाफी मेंबर के तौर पर, तब भी कोई अर्ज नहीं। डार साहब का होना जरूरी था कि उनको अपने बड़े भाई की आशीर्वाद भी रहे, और जो पॉलिटिकली इतना तजर्बा खुद शहबाज शरीफ का ना तो इकोनॉमिक्स उसमें है, और सूबों के साथ वो बतौर वज़ीर आला तो हर जगह पे जाके बैठते हैं। बहुत अच्छा है।